तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आइए आज मैं आपको विषय हिंदी वर्ग 6 से 8 के पाठ्यक्रम में जो है कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जो किसलय भाग 1 है उसकी पूरी समीक्षा यानी पूरी किताब एक ही वीडियो में आप देखेंगे। यही किताब एससीईआरटी बिहार बोर्ड में चलती है, तो इसमें केवल यही पढ़ेंगे जो आएगा। तो एक ही वीडियो में आप पूरी किताब का नोट्स आपको मिलेगा और बहुत महत्वपूर्ण नोट्स है। दूसरे और तीसरे भाग को मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक मित्रों तक जोड़ें। यह आइए बात करते हैं, पहले जान लेते हैं कौन कौन सी जो है कविताएं पढ़नी है। तो अरमान है, यह कविता जो है राम नरेश त्रिपाठी की कविता है। इसके बाद एक कहानी संकलित है असली चित्र। हर कहानी पे और हर कवि पे बहुत विधिवत हम बात करेंगे। आप एससीईआरटी के पाठ्यक्रम और एनसीईआरटी के आधार पर तो आप बने रहें। चलिए अंत तक देखना है, एक एक चीज नहीं छोड़ना है आपको। चिड़िया है कविता आरसी प्रसाद सिंह की, इनका जन्म 1911 से 1996 तक है। इसके बाद हॉकी का जादूगर संस्मरण है मेजर ध्यानचंद्र का। हार की जीत है कहानी सुदर्शन की, चूंकि किसलय भाग 3 में हम लोगों ने कहानी एक पढ़ा था इनकी कहानी। तुम कल्पना करो एक कविता है गोपाल सिंह नेपाली की। और पिता का पत्र पुत्र के नाम है, ठीक है ना। यहाँ पत्र है, गांधी जी पत्र लिखते हैं अपने पुत्र को। मंत्र एक कहानी है प्रेमचंद की। बाल लीला है, ये कविता है सूरदास वात्सल्य वर्ण पे। भीष्म प्रतिज्ञा जो है यह एकांकी है वंशीधर श्रीवास्तव की। वंशीधर श्रीवास्तव को भी हम लोगों ने पढ़ा है। सरजू भैया कहानी है बेनीपुरी की। रहीम के दोहे हैं रहीम के। इसके अतिरिक्त जो है आपको इसमें दादा दादी के साथ जो है कहानी नीलिमा सिन्हा की। अंबेडकर की जीवनी संकलित है। भूल गया क्यों इंसान जो है कविता हरिवंश राय बच्चन, जो कि गोधुली भाग 1 में भी आपको संकलित मिलेगा। तो आइए एक एक करके हम कविता पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरमान कविता जो राम नरेश त्रिपाठी की कविता है। तो ये इसमें आइए पहले कवि परिचय और महत्वपूर्ण तथ्यों में बात कर लें। ये पथिक से है इनका। देखिए ये हमने एनसीईआरटी और साहित्य से लिए हैं कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। आइए बात करें इनके बारे में। 1881 में कोयरीपुर जिला जौनपुर में इनका जन्म होता है। इनकी जो रचनाएं हैं काल्पनिक खंड काव्य मिलन हो गया पथिक, जो कि दक्षिण भारत पे के बारे में लिखी गई है। स्वप्न जो है उत्तर भारत की इसमें चर्चा आती है। मानसी जो है फुटकर कविताओं का संग्रह है। 1962 में इनका निधन होता है। राम नरेश त्रिपाठी जो है छायावाद पूर्व खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उस समय के कवियों के लिए प्रिय विषय क्या था? समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को इन्होंने विषय बनानी। देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों यहाँ मौजूद है, लेकिन देश प्रेम को ही बहुत स्थान देते हैं। कुल मिलाकर श्रीधर पाठक की तरह ये स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति जो है यहाँ मिलेगी आपको इनके यहाँ से राम नरेश त्रिपाठी के हैं। तो कविता कौमुदी जो है 8 भागों में, कुल 8 भागों में आप देखेंगे कि 8 भागों में ये संकलित है कविता कौमुदी। इसके अतिरिक्त आपको जो है उन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का भी संकलन किया है। एक खंड में जो ग्राम गीत संकलित, जिसे गांव गांव घूमकर एकत्र किया था इन्होंने। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से जो है हिंदी में उनका ये पहला मौलिक कार्य था। देश के राजनीतिक वातावरण के अनुसार कथा की कल्पना की थी इन्होंने। विशिष्ट प्रबंधकार थे। कर्म सौंदर्य एवं प्रकृति के सौंदर्य का संश्लेषण आपको यहाँ मिलेगा। उर्दू में प्रचलित छंदों का यहाँ प्रयोग मिलेगा आपको। शुक्ल जी कहते हैं कि देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा प्राप्त हुआ है। हिंदी में बाल साहित्य के जनक, ये जरूरी है आप याद कर लीजिएगा, बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। कई वर्षों तक जो है ना ये बानर पत्रिका, जो बाल पत्रिका थी, इसका संपादन भी इन्होंने किया था, तो जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियां, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि भी लिखे थे। अरमान कविता एक बार आप पढ़ लीजिए रोक कर, यहाँ भी है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे,
मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बूझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो। रोक कर इसको पढ़िएगा। आजादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। इसको याद कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। अब आइए पाठ 2, असली चित्र, जो कि संकलित कहानी। कहानी के आसपास देखिए, ये जो है ना तेनालीराम की कहानी है। कृष्णदेवराय जो है ना वहां पे दक्षिण में उनके दरबार में एक चित्रकार जो है बहुत माहिर चित्रकार रहता है। एक दिन जो वहां एक सेठ कंजूस, बहुत कंजूस रहता है, सेठ कहता है कि हमारा चित्र बना दो। वह चित्र बनाता भी, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना सेठ क्या करता है कि पैसा ना देकर जब भी पैसा मांगने आता है तो चेहरा बदल लेता है। लेकिन कंजूसी कारण जो है उसे मान जब पैसा मांगता है तो कहता है कि हमको जो 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। जो जब जब आता है वो अपना चेहरा बदल लेता है। अंत में जो है तेनालीराम उसे कहते हैं कि आप जो है ना शीशा लेकर जाओ और वहां पर कहो कि ये देखिए आपका चित्र है। तो आईना लेकर जाता है, तो कहते हैं अरे ये तो आईने में है। तो फिर कहता है कि नहीं नहीं, ये जो है आपका चित्र केवल आईना ही बना सकता है। इस पर जो है जब राजा को पता चलता है तो राजा भी बहुत खुश होते हैं। चलिए, यही कहानी है। तीसरा पाठ है चिड़िया। कविता है आरसी प्रसाद सिंह। इनके बारे में भी आपको विधिवत जानना है, क्योंकि ये ऐरोत गांव समस्तीपुर के रहने वाले थे। 14 अगस्त 1911 से 1996 इनका समय है। बिहार के 4 नक्षत्रों में, ठीक है ना, एक डाल लीजिए, वियोगी, प्रभात और दिनकर और आरसी, ऐसे 4 नक्षत्र बिहार के माने जाते हैं। ये जो है ना जीवन, रूप और यौवन के कवि हैं। हिंदी और मिथिला में यानी बराबर इनका लेखन है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बाल काव्य, कथा काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, रेडियो रूपक सहित कहानियों का भी इन्होंने बड़ा अच्छा जो है एक तरह से जो है बहुत सारी जो है दिए हैं। युवक समाचार पत्र में ये क्रांतिकारी शब्दों का प्रयोग करते हैं। उस समय इसके संपादक जो है रामवृक्ष बेनीपुरी थे। चलिए आगे बात करते हैं। राजनीतिक नेताओं पर ये कटाक्ष भी करते हैं। अंग्रेज जब उस पर ना अंग्रेज गिरफ्तारी वारंट तक जो है इनके ऊपर जो है लागू कर दिए थे, और गिरफ्तारी वारंट इस पे जो है। पर्यावरण प्रिय कवि थे। पेड़ के काटे जाने पर भी, अरण्य के रुदन करने पर इनकी कविता बहुत प्रसिद्ध थी। एक बार हुआ ये कि जयपुर नरेश जो 80 के दशक में वो कहे कि राज कवि बुलाने के लिए कहे कि आइए हम आपको जो है राज कवि से सम्मानित करेंगे। तो वो समझे कि जो है ये हमारे लिए चारण प्रवृत्ति की तरह है, तो वो उसको उन्होंने ठुकरा दिया। हिंदी और मैथिली में रचनाएं नागार्जुन की तरह ही करते हैं। साहित्यिक अवदान देखिए इनकी प्रकाशित जो रचनाएं हैं, मुख्य रचनाओं को तो आप याद ही कर लीजिएगा, जैसे आजकल हो गया, कलापी हो गया, आरसी हो गया, संचयिता, जीवन और यौवन तो याद ही रखना है, नई दिशा, पांचजन्य, द्वंद्व समाज, सोने का झरना, कथामाला। प्रबंध काव्य में नंददास आपको याद रखना है, संजीवनी, अरण्य और उदय। बाल साहित्य में चंदा मामा तो है ही, चित्रों के किलोरियां, राम कथा, जादू का वंशी, कागज की नाव, बाल गोपाल, हीरा मोती, जगमग, कलम का बंदूक भी है। समीक्षा ग्रंथ कविवर सुमति, युग और साहित्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1984 में इनको साहित्य अकादमी मिला था। इनके मैथिली काव्य संग्रह सूर्यमुखी पर, इसको भी आप याद रखिएगा। गीत जो एक प्रेम गीत करके इनका गीत भी प्रकाशित हुआ था। कहानी जैसे इसमें पंच पल्लव, खोटा सिक्का, काल रात्रि, एक प्याला चाय, आंधी के पत्ते, ठंडी छाया। मैथिली में प्रमुख कविताएं माटिक दीप तो आप याद रखिएगा ही, मेघदूत और सूर्यमुखी तो है ही। अब चिड़िया जो कविता, इस कविता को बस पढ़ भर लीजिए कि पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है,
वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वन में जितने पक्षी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदिवास करते सब आपस में हिलमिल, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहां चाहते जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते। रोक कर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। इस तरह से आप आगे देखते हैं पाठ 4। ये हॉकी के जादूगर पर एक संस्मरण है मेजर ध्यानचंद का। तो चूंकि संस्मरण है तो अपने कह के बताते हैं। और केवल महत्वपूर्ण तथ्य इसमें आपको याद रखना है कि 1933 की एक घटना का यह जिक्र करते हैं कि एक खिलाड़ी जो गुस्से में आकर उनके सिर पर जो है मार देता है स्टिक, हॉकी स्टिक से, तो वह कहते हैं और उसके पीठ पर हाथ रखकर कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा जाता है। ये आत्मकथात्मक संस्मरण है। मैं कब उसके सिर पर मारूं और हॉकी स्टिक मारने वाला हूं। मैंने एक के बाद एक क्या करते हैं कि 6 गोल करते हैं और खेल खत्म होने के बाद वो क्या कहते हैं कि दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद तुम्हें 2 ही गोल से हराता। इस तरीके से ये कहते हैं कि सफलता का राज लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। 1904 में इनका जन्म जो है प्रयाग में एक साधारण परिवार में होता है। मात्र 16 साल की उम्र में जो है फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो जाते हैं। और वहां हॉकी का खेल बहुत शुरू में इंटरेस्टेड नहीं था हॉकी में। 1936 के बर्लिन ओलंपिक का यहाँ उल्लेख है जब वो कप्तान रहते हैं और उस समय सेना के लांसला नायक रहते हैं। उसी ओलंपिक में हॉकी खेलने पर जो है उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। बर्लिन ओलंपिक में उनको वहां स्वर्ण पदक मिला था। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि जीत पूरे देश की है। तो ये लाइन आप याद रखिएगा। यहां देखिए इसमें पाठ में सर्वनाम दिया गया है 6 वेद और व्याकरण की क्लास कल हो सकता है, कल या परसों, कल ही होगा। बहरहाल यहां देख लीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम एक नजर देख लीजिए कि जो शब्द बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए, यानी प्रथम पुरुष, ठीक है ना। ये देखिए बोलने वाला, सुनने वाला, अन्य पुरुष तीनों के लिए किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत, इसमें जब निश्चयवाचक में ना एक बात याद रखिए कि जैसे एक बात है ना कि जैसे कोई नहीं, निश्चयवाचक में जैसे आप मान के चलिए ना कि सीधी सी बात, 2 शब्द याद रखिए। एक तो आप जो है यह याद रखिए और वह याद रखिए निश्चयवाचक में। तो जैसे उस हो गया, इसका हो गया, इतना हो गया, तो आप यह याद रखिए निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं, अनिश्चय, यानी इसमें बस ये 2 शब्द याद रखिए, कोई और कुछ, ये लगा है तो अनिश्चयवाचक है। प्रश्नवाचक में हमने कल बताया भी था कि सर्वनाम का प्रयोग जो है प्रश्नवाचक के लिए, जैसे बीच में अगर कौन क्या आ जाता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा। संबंधवाचक सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का, इसमें जो है ना, इसमें होता है ना कि जो और से, इस मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये सेम ऐसे यहाँ वाक्य हो गया, यदि परिश्रम करेंगे तो इसके बाद ये
एक जो होगा मान लीजिए कि मुख्य एक आश्रित, इस तरीके से अगर होगा यानी दोनों का संबंध, ठीक है ना, या जो जिसने ऐसे करके, जैसे को तैसा। निजवाचक की बात हम कल किए थे कि कर्ता अपने लिए करता है निजवाचक सर्वनाम, आप, स्वयं, ही। अब आइए बात करते हैं आगे, हार की जीत कहानी सुदर्शन की। यहाँ पे जो पिछले भाग 2 में हम लोगों ने कल सुदर्शन के बारे में पढ़ा था, 1895 से 1967 तक, इनके बारे में देख लेते हैं एक बार ऐसे सरसरी निगाह से कि प्रेमचंद की परंपरा के थे ये। मूल नाम बद्रीनाथ भट्ट था। सुदर्शन इनका जिस नाम से लिखते थे। उपन्यास जो है भागवंती, कहानी संग्रह, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी बल्लभ, इसको तो याद रखिएगा। बचपन की एक घटना, परिवर्तन भी याद रखेंगे, अपनी कमाई, हेर फेर याद रखिएगा, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा तो आपको याद रखना ही है, नगीना और पनघट। प्रासन जो है आंड्रेरी मजेस्टी, पटकथा सिकंदर और फिल्म निर्देशन कुंवारिया विधवा का, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। बहरहाल मुख्य कहानी जिसे हार की जीत हो गया, ये पूरा याद रखना। हार की जीत, एथेंस का सत्यार्थी, कवि की स्त्री, स्त्री का हृदय, कवि का चुनाव, एल्बम, नाटक एक छाया जिसकी चर्चा हम यहाँ जो है इसमें देखिए कौन कौन से पात्र हैं यहाँ पर। ये तो सबको पता है कि इसमें बाबा भारती रहते हैं, इनके घोड़े का नाम सुल्तान है, डाकू खड़क सिंह है, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आता है, एक कंगले जी जो कि कंगला जो ना पाइस के रूप में जो है जो डाकू घोड़ा लेके भागता है। कहानी खड़क सिंह नामक डाकू की कथा जो बताई गई है उसकी नजर बाबा भारती के घोड़े पर है, सुल्तान पर रहती है। जो भारती का आचरण जो बहुत सहज एवं साधु प्रवृत्ति का है, सबको पता ही है। स्वभाव कारण गांव में इनकी बहुत पहचान है, वह सुल्तान को अपनी संतान की भांति मानते हैं। एक डाकू है खड़क सिंह, बाबा भारती का घोड़ा जो है अपाइज के भेष में आता है और नाटक करके लेकर भाग जाता है, उनको बैठा के भी। वो तो पूरी कहानी पढ़ेंगे तो मिलेगा ही। और जाते जाते बाबा भारती डाकू से निवेदन करते हैं, यही उसके हृदय में परिवर्तन का कारण बनता है। वह उसकी चर्चा करें कि वह उसकी चर्चा गांव में किसी से न करे, नहीं तो लोगों का गरीबी और लाचारी पर से विश्वास उठ जाएगा। घर जाने के बाद जो है डाकू के हृदय में यह बात चुभ चुकी होती है और रात में ही वो क्या करता है कि ले आके अस्तबल में घोड़े को बांध आता है। जब रात में अचानक वो उनकी नींद खुलती है बाबा भारती की, देखते हैं अरे डाकू तो है। यानी डाकू का हृदय परिवर्तन ही इस कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है। चलिए 6वां पाठ, तुम कल्पना करो, कविता गोपाल सिंह नेपाली की। इनको भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इनका भी जन्म बेतिया पश्चिम बिहार में हुआ है, ठीक है ना। अब इनका मूल नाम हम लोग पढ़े थे, इनको गोपाल बहादुर सिंह है। एक बार और देख लीजिए, 11 अगस्त 1911 में जन्म, 17 अप्रैल 1963 में इनका निधन होता है। मुख्य रचनाएं जो इनकी, उमंग हो गई 1934 से, पंछी तो याद रखिएगा ही, रागिनी, नीलिमा, पंचमी, सावन, कल्पना, आंचल, नवीन, रिमझिम, हिमालय ने पुकारा। उनकी कविताओं में सहजता, सहृदयता और आत्मीयता मिलेगी आपको। फिल्मी गीत भी लिखे हैं। कुल मिलाकर साहित्यकार, पत्रकार और गीतकार थे। निर्माता निर्देशक के तौर पर नेपाली ने 3 फीचर फिल्मों का, जैसे नजराना, सनसनी और खुशबू का निर्माण किया था। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासे, लघु सविता का बही तो हो ही गया बहिता जल। प्रकट चित्रण, छायावादी काव्य की उल्लेखनीय विषय, यहाँ भी प्रकट चित्रण मिलेगा। देखिए समाज के नैतिक अवमूल्यन जो आपके पाठ्यक्रम में है एवं मनुष्य के पारंपरिक अवसान के निमित्त कवि ने राष्ट्र शरीर के श्रृंगार के लिए नई कल्पना करने, राष्ट्र शक्ति की, ठीक है ना, शक्ति की कामना करने, सूर्य चंद्र से संपन्नता की याचना करने और स्वतंत्र योजना करने की बात की है। इसको नोट कर लीजिएगा। मूल कविता इस तरीके से आप एक बार पढ़ लीजिए, जरूरी है। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो, अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां, दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से।
हटती न दासता पुकार से गुहार से, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की तुम कामना करो, तुम कामना करो। यह राष्ट्र शक्ति कामना करता है। जो तुम गए स्वदेश की जवानियां गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियां गई, आजाद देश रक्त की रवानियां गई, अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की तुम याचना करो, दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो। आकाश है स्वतंत्र में खिला, यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खड़ा बना ढला है, जल प्रपात काटता सदैव श्रृंखला, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो। अगला पाठ देखते हैं, 7वां। पिता का पत्र पुत्र के नाम गांधी पर है। अब यह पत्र याद रखेंगे क्या कि विक्टोरिया जेल से 25 मार्च 1909 को लिखते हैं। उनके पुत्र हैं श्री मणिलाल गांधी, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स, नेटाल को ये लिखते हैं। चलिए अब इसमें क्या क्या है मुख्य जो आपको याद रखना है उसी को पे हम चर्चा करेंगे इस पत्र पे। देखिए इसमें बा मीन्स कस्तूरबा गांधी की चर्चा आती है। पुत्र की शिक्षा पर ये पूरा पाठ केंद्रित है। कहते हैं सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। अब इसके अलावा जो है पत्र में रामदास और देवदास को भी ख्याल करने की बात करते हैं। उपनिषदों की एक टीका की यहाँ चर्चा करते हैं कि प्रथम अर्थात जो है कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास आश्रम के समान है, इसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक शोभा देते हैं। 12 वर्ष उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेवारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। उन्हें कि अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए और यह वे भार समझकर नहीं बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए, यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। यह याद रखिएगा। दूसरी चीज जो है संसार में ये 3 बातें महत्वपूर्ण मानते हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। और कहते हैं गरीबी में ही सुख है, अमीरों की तुलना गरीबी अधिक सुखद है। तुम एक योग्य किसान बनो, ये नियमित प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। अगले पाठ की ओर 8वां मंत्र कहानी है प्रेमचंद की। प्रेमचंद के बारे में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ एक नजर डाल लेते हैं। जीवन में साहित्य का स्थान में देखिए क्या है, चूंकि ये एनसीईआरटी में है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। राजनीति के आगे मशाल जलाने वाले साहित्य की बात, ये प्रेमचंद का कथन, इसको भी याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला कथन भी याद रखे ना कि उत्तम परिचायक आपको कौन मिलेगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कथन है, इसको भी आप याद रखिए। ये नया उसमें नहीं था। और ये याद रखेंगे मंत्र कहानी इनके मानसरोवर भाग 5 में संकलित है, इसको याद रखिएगा। इसमें देखिए डॉक्टर चड्ढा इसके पात्र हैं। एक बूढ़ा है आदमी, 7 साल का बेटा है। डॉक्टर चड्ढा के 2 बच्चे हैं जिनके बड़े होते हैं। कैलाश है जो सांपों को रखता है बिना जहर निकाल रही हुए। बेटी इनकी संध्या है और कैलाश की प्रेमिका जो मृणालिनी। अब आइए बात करते हैं इस पे। चड्ढा, पहले कहानी बात कर लेते हैं। चड्ढा के पास जो है ना बुजुर्ग जाता है, उसका लड़का 7 साल का लड़का है, बीमार रहता है शुरू में। चड्ढा जो है टेनिस उसमें दिया है इस कहानी में कि टेनिस खेलने चले जाते हैं, उस बूढ़े के घर नहीं जाते हैं दवा करने। लेकिन बाद में समय बीतता जाता है, बहुत दिन बाद जो है उनके लड़के की जो है एक पार्टी होती है। उस पार्टी में जो है सब उनके मित्र वगैरह कहते हैं कि यार तुमको सांपों का बहुत शौक है लेकिन तुम डरते हो, सब में जहर तो जाता है, तो उसको सांप काट देता है। और सांप काटने पर लड़का बेहोश रहता है, ठीक है ना। सांप काटने पर जो है चड्ढा के कैलाश के पार्टी में सांप काट लेता है और जो है वो बेहोश हो जाता है। कोई नहीं बचा पाता कि वही बूढ़ा आदमी आता है और उसको नहलवा वगैरह के जो जहर उतार कर उसकी जान बचाता है। यह कहानी पूरा इसी तरीके से है मंत्र। तो लेखक के बारे में तो जानते ही कि 31 जुलाई 1880 को लमही में इनका जन्म हुआ था। 8 अक्टूबर 36 को वाराणसी में निधन। धनपत राय पुराना नाम नवाब राय के नाम जाना जाते थे। शरद बाबू जो है उपन्यास सम्राट कहे थे। दयाराम निगम ने इनका नामकरण प्रेमचंद के नाम से किया था।
क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, तो फिर एक बार देख लीजिए। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प इनका पहला हिंदी में लिखा उपन्यास, गबन, कर्मभूमि, गोदान, अंतिम कहानी संग्रह, सोजे वतन हो गई, सौत पहली कहानी जिसकी चर्चा हम उस दिन किए थे, मानसरोवर 8 भागों में, गुप्तधन, करबला नाटक आपको याद रखना है, संग्राम और प्रेम की देवी, ये भी 2 नाटक है, कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये आपके जो निबंध हो गए। और परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं प्रश्न देख लीजिए। ये शिखर पुरुष तो माने ही जाते हैं। अब इनकी जो है सरकारी नौकरी मिलती है, महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद असहयोग आंदोलन में भागीदारी, शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन, और शिवरानी घर में है उनका जो है जीवनी में लिखती हैं। राजनीतिक संघर्ष वगैरह की बात हम लोग कर ही चुके थे। प्रेमचंद को केंद्र में रख के जो है पूरे कहानी का विभाजन किया जाता है। ये कथा साहित्य को यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित करते हैं, ठीक है ना। हिंदुस्तानी भाषा का विशेष योगदान रहता है। इनके आरंभिक कथा साहित्य में कल्पना, संयोग और रूमानियत के ताने बाने रहते हैं, जो आदर्शवाद कहते हैं जिसको। तो आदर्श जिसमें पंच परमेश्वर या फिर कुछ उपन्यास भी हैं, बाद में चल के जो हम देखते हैं कि वहां जो है यथार्थवादी कला के अग्रदूत बन जाते हैं। यानी इनके यहाँ आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की सफर है। ये कई बार पूछा गया है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं जो है उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। चलिए, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में जो है बहुत आगे है। एक तरह से कहने का अर्थ है कि यहाँ जो है ना सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास, प्रेम, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दौरा, ये सारी जो आदर्शवादी हैं। बाद में गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन, ये हुए यथार्थवादी। आइए आगे बात करते हैं। पाठ 9, ये सूरदास से भी हम लोग बात कर चुके हैं, क्योंकि सूरदास भी संकलित है। यहाँ उनके बादशाह के हैं पद पर। बहरहाल देख लेते हैं, कुछ और कथन इसमें हमने जोड़ा है। 1478 में जन्म, 1583 में निधन। जन्म के बारे में पहली मान्यता मथुरा के निकट रुनकता के संदर्भ में है। दूसरी मान्यता जो है दिल्ली के पास ही माना जाता है। गुरु बल्लभाचार्य अष्टछाप 1565 हो ही गया। इसके अलावा जो है मथुरा और वृंदावन के गौ घाट में रहते थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। 1583 में पारसौली में निधन हो जाता है। सूरसागर साहित्य लहरी और सुरसरावली 5000 पद आपको सूरसागर में मिलेंगे। खेती, पशुपालन सब कुछ मिलेगा आपको। वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण गोपियों का प्रेम, सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा यहाँ मिलेगी आपको। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त कराया। ब्रज भाषा और लोकगीतों की परंपरा, शुक्ल जी का ये कथन वही हम याद दिला रहे थे कि जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा, याद रखिएगा कई बार पूछता है, जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरलता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के कुंजों के बीच फैलकर मुरझाए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप, ये याद रखिएगा, छाप लगी 8 वीणाएं। ये पूछता है, श्री कृष्णा की प्रेम लीला का कीर्तन कर उठी, जिनमें सबसे ऊंची और मधुर झंकार, ये झंकार है अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। वात्सल्य का ये कोना कोना झांक लेते हैं ये सूर्य में, और अकबर भी इन पे मुग्ध था इनके अकबर के समय। तो आइए, सूर्य की काव्य रचना इतनी, ये भी महत्वपूर्ण है, काव्यांग पूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की आधारित रचनाएं सूर्य की जूठन सी जान पड़ती। पाठ में संकलित वही मैया मोरी में नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, 4 पर बंसी में भट गयन को छोटो छीको के, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पतियायो, जिय तेरे कछ भेद उपजिए, जान परायो जायो, यह से अपने लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। सूरदास यशोदा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आइए अगला पाठ भीष्म प्रतिज्ञा है, एकांकी बंशीधर श्रीवास्तव, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, बारह फिर जान लीजिए। इसमें जो पात्र हैं, शांतनु हैं, हस्तिनापुर के राजा सम्राट हैं, भीष्म है हस्तिनापुर के युवराज हैं, दासराज निषादों के राजा हैं, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा।
और सत्यवती जो है निषादों के राजा दासराज की पुत्री हो गई। इसमें सैनिक हैं, द्वारपाल हैं, देवगण हैं और सत्यवती की सखियां हैं। इसमें केवल 2 दृश्य है, याद रखेंगे। पहला जो है यमुना के निकटवर्ती प्रांतों में निषादों के राजा दासराज का निवास स्थान, दूसरा इनका घर। देखिए होता क्या है, पहले सीन में, पहले दृश्य में हस्तिनापुर सम्राट जो है शांतनु जाते हैं दासराज के घर, ठीक है ना। उनके आगमन पर बहुत खुश, सब लोग खुश होते हैं और कहते हैं कि परम सुंदरी कन्या सत्यवती को हस्तिनापुर की राजरानी बनाने का, वो कहते हैं कि हम उनको राजरानी बनाना चाहते हैं। सम्राट की बात जब दासराज सुनता है तो वो कहता है कि यही तो मेरा परम सौभाग्य होगा, परंतु निषाद कन्या राजरानी का बोझ कैसे उठा सकेगी। वो उत्तर देते हैं, कहते हैं कि सत्यवती महान नारी है और संसार के बड़े सम्राटों की रानी होने के योग्य है। सम्राट के प्रस्ताव पर जो है वो असहमति जताता है और कहता है कि सत्यवती का विवाह हस्तिना नरेश के साथ उसी स्थिति में होगा यदि उसका पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा, तो ऐसे में ना सामंत बनकर नहीं रह सकेगा। तो उसके बाद जो है वो नहीं मानते, सत्यवती के विवाह के लिए जब असमर्थ हो जाते हैं तो ये शांतनु जो उदास मन से वापस चले जाते हैं। दूसरे सीन में जो है देवव्रत आते हैं उसके घर, दासराज निषाद घर आते हैं, उनका भी पूरा भव्य स्वागत होता है। देवव्रत जो है वीरता की प्रशंसा कर निषाद कहते हैं कि भाई जिनसे मित्रता करने के लिए देव गंधर्व यक्ष लालायित रहते हैं, ऐसे महान वीर के पदार्पण से निषाद राज धन्य हो गया। बताइए क्या बात है। देवव्रत ने निषाद राज से फिर वही बात कही कि मैं अपने पिता शांतनु की प्रसन्नता के लिए सत्यवती को हस्तिनापुर ले जाने की अभिलाषा से आया हूं। देवव्रत के आने का उद्देश्य जानने के बाद जो है वह पुनः वही शर्त रखता है। दासराज के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए देवव्रत कहते हैं कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। दासराज ने कहा कि आप पर तो पूर्ण भरोसा है कि आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन आपकी संतान इस शर्त को मानेगी या नहीं, इस पर संदेह है, ठीक है ना। तो इस पर जो है इस संदेह है। क्या करते हैं देवव्रत वहीं पे जो है सूर्य चंद्र और देवता पृथ्वी अग्नि तथा 10 दिक्पालों के साक्षी मानकर कहते हैं कि आप सब कान खोलकर सुन लें, देवव्रत आजीवन जो है ब्रह्मचारी रहेगा। इस प्रतिज्ञा से निषाद राज अवाक रह जाते हैं और आकाश के फूलों की वर्षा होने लगती है और बाद में आकाशवाणी होती है कि भीष्म भीष्म देवव्रत ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला न पैदा हुआ है और न होगा, इसलिए आज से तुम्हारा नाम भीष्म हुआ। बंशीधर श्रीवास्तव इनके जो है रचनाकार हैं, एकांकी के 52 से 71 तक इन पर चर्चा हो चुकी है। लखीमपुर खीरी में इनका जन्म हुआ था। इनके पुत्र राजीव कुमार श्रीवास्तव से हम सभार यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वाइस प्रिंसिपल थे, केंद्र सरकार के अधीन उप मंत्री भी रह चुके हैं। वैयक्तिक सहायक, दिल्ली में कार्यालय से आवाज जाते समय स्कूटर दुर्घटना में बहुत जल्द इनका निधन हो गया। कौशिक काव्य संग्रह इनका एक था। पाठ्यगारा देखिए सरजू भैया जो बेनीपुरी की, बेनीपुरी जी को हम लोग पढ़ चुके हैं, इनसे तो प्रश्न आएगा, एक बार और देख लीजिए। 1899 से लेकर 1968 जन्म और निधन। रामवीर जनपद जन्म जो है मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव, ठीक है ना। 1899 में माता पिता का निधन तो बचपन में ही हो जाता है इनके, और अभाव और कठिनाइयों में संघर्ष में बीतते हैं। 10वीं तक किसी तरह शिक्षा प्राप्त करके 20 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी और 1968 में इनका निधन। 15 वर्ष की अवस्था में इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगती, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन से पत्र थे। तरुण भारत हो गया, किसान मित्र हो गया, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाड़ी, नई धारा, ये उल्लेखनीय है। पूरी रचनावली इनकी 8 खंडों में है। कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को चर्चा हम एक बार दोहरा ही लेते हैं। पतितों के देश में उपन्यास हो गया, चिता के फूल जो है कहानी, अम्बपाली नाटक तो याद रखेंगे कई बार पूछा है, माटी की मूर्तें भी कई बार पूछा है, रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत ये भी बहुत प्रसिद्ध है, जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है। चलिए आगे देखते हैं। अब इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण जो है कलम का जादूगर कहा जाता है, ठीक है ना। संस्मरण में उल्लेख करते, कहानी के आसपास देखते हैं
लेखक के घर के पड़ोस में रहने वाले सरजू भैया हैं, ठीक है ना, जिनके पिता की मृत्यु हो गई होती है, जीवन में समस्याएं आकर घेर लेती हैं और पिता के लेन देने वाली जो भी परंपरा है उसको संभाल नहीं पाते हैं। प्रकृति भी उनके साथ अन्याय करती है और बाढ़, खेती से जो है, भूकंप से सब कुछ जो है लगभग तहस नहस हो जाता है। बाद में धीरे धीरे अब देखिए भूखमरे और या मनहूस आदमी की तरह लगने लगते हैं। उनकी 5 संतानें होती हैं, ठीक है ना, 5 संतानें होती हैं, जिनमें सिर्फ बेटियां ही रहती हैं। बेटियां, उनकी पत्नी जो लंबाई में ठीक आधी होती है उनसे, कि हाल ही में जैसे उनके बेटे पाने के अरमान को के लिए इस दुनिया से चल बसी। उनके लड़कियों की शादी हो जाती है। अंत में लेखक की मौसी जो है ना, उन्हें पुनः शादी करने की सलाह देती हैं। और शर्मा जी, इसमें शर्मा जी का नाम आया है लेखक के रूप में, चुगलबाजी करते हुए। तब तक कहानी अंत में समाप्त हो जाती है। आइए रहीम के दोहे रहीमदास को जान लेते हैं। रहीम को भी हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है, फिर एक बार देख लें। 1556 से 1627 हो गया। कृष्ण भक्ति बरवे नाई का भेद जो है अवधि में था। इसी से प्रभावित होकर बरवे रामायण तुलसीदास लिखते हैं। ये उदार थे, दानी और करुणा इनके व्यक्तित्व में अंतर नहीं था। बैरम खां के पुत्र थे। अब्दुल रहीम खान खाना इनका नाम था। गंग का कथन खल भजलाति शेष कवि, रचनाएं रहीम दोहावली या सत्सई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, सिद्धांत पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, खेल कौतिम, ज्योतिष का ग्रंथ। इन पर जो है संस्कृत और फारसी का प्रभाव दिखेगा आपको। भक्त नीति के दोहे भी बरवे नाई का भेद को याद रखेंगे। अवधि में लिखा प्रथम रीति ग्रंथ है, ठीक है ना, जिसपे भानुदत्त की रस मंजरी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो रहीम का ये दोहा सेम है जो कक्षा 7वीं में था, है ना। जीव रहीम उत्तम प्रद काकरी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रात भुजंग। रोग के पढ़ लीजिएगा। रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखे को गोय, सुन ठिलइये लोग सब बांट रही है कोय। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए। ये देखिए बिहारी भाषा का तोड़े दिया है, जोड़े से फिर न जुड़े, गांठ जुड़े गांठ पड़ जाओ। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, हित संचय सुजान। रहीम देख बड़ेन को लघु न दिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवार। ये हो गया। इसके बाद रहीमन वेनर मर चुके जे कहूं मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत ना आए। यूं रहीम सुख होता है उपकारी के संग, बांट अनवारे को लगे ज्यो मेहंदी रंग। कारज धीरे होता है काहे होत अधीर, समय पाई तरुवर फले केतक साचो नीर। ये हो गया। 13वां पाठ जो है दादा दादी के साथ कहानी नीलिमा सिन्हा की, इनको भी जानना है। नीलिमा सिन्हा जो है सासाराम बिहार इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1954 को। बाल लेखिका और साहित्यकार थी। कहानी संग्रह कुल्हाड़ी गीदड़ आदि मिलेगा। जो कहानी संकलित है दादा दादी, इसमें पिंकी और विकी यहाँ के हैं। इनके चाचा बिपिन प्रताप के पुत्र राहुल और इनकी लड़की पद्मिनी। एक रमुआ का भी इसमें उल्लेख आता है, तो आप इन पात्रों को याद रखिएगा। देखिए है क्या इसमें सार है कि पिंकी और उसका छोटा भाई विकी अपने चाचा बिपिन प्रताप के पुत्र राहुल तथा पुत्री पद्मिनी के इंग्लैंड आने से, इंग्लैंड से दोनों आते हैं, इसको याद रखिएगा। परिवार में सभी लोग खुश रहते हैं, सभी हिंदी बोलते हैं, लेकिन विकी पिंकी जो अंग्रेजी में ही बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है वे विदेश में रहकर भी हिंदी बोलते हैं। कौन? ये राहुल और पद्मिनी। और बहुत अच्छा लगता है उनको हिंदी बोलना, हिंदी सुनना। अब यहाँ एक बार क्या होता है, बिजली न रहने पर पिंकी अंग्रेजी में बोलकर जब बोलती है बिजली के बारे में, तो पद्मिनी मुस्कुराती है अंदर ही अंदर और सोचती है कि कैसे अजीब बच्चे हैं, अपनी भाषा होते हुए भी वे न जाने सदा अंग्रेजी ही बोलते हैं। इन्होंने यहाँ आते समय सोचा था कि भारत में हिंदी का अच्छा अभ्यास हो जाएगा। शाम का समय होता है, रमुआ जो है 3 लालटेन जलाता है, राहुल भी उसके समीप आ जाता है और इसके बाद सभी जो है बच्चे दादा दादी के पास आंगन में बैठ जाते हैं। दादी पूछती कि बेटा महाभारत रामायण की कहानियां सुनोगे? राहुल तो कहते सुनाइए ना दादी, डैडी कभी कभी सुनाते हैं। परंतु पिंकी जो गुस्सा जाती है, कहती है ओह नो नॉट अगेन, फिर वही पुरानी कथाएं। तो आप देखेंगे कि दादी कहती बेटा पौराणिक कथाओं में कितना ज्ञान भरा है, इससे हमारे जीवन के सिद्धांतों, मान्यताओं तथा मूल्यों के विषय में सही जानकारी का पता चलता है। इसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है स्टेटमेंट दे दे।
कि किस कहानी से है। पिंकी को तो पूरा धूम सवार था, कहती थी आजकल के साइंस के जमाने में तुम्हारी कहानियां बिल्कुल फिट नहीं बैठती, क्या मिलेगा हमें उनसे। बहस सुन दादा भी आ जाते हैं, दादाजी भी, जो ढूंढे उसे मिले। इन कहानियों से मनोरंजन के साथ अच्छे बुरे का ज्ञान मिलता है। फिर दादी कहानी सुनाने लगती है, राहुल पद्मिनी कहानी सुनने में मगन हो जाते हैं। भोजन का समय आ जाता है, पता भी नहीं चलता है। कुल मिला के ये स्वदेशी जायके वाली लिट्टी भी खाते हैं लोग। पद्मिनी को इतिहास में बहुत रुचि रहती है, वो खंडहर पाठशाला वगैरह देखती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, उसे गांव भी अच्छा लगता है। चलिए अगला जो है अंबेडकर की जीवनी है, 14वां पाठ। मध्य प्रदेश, इनमें बस जो देखिए महू में इनका जन्म होता है, ठीक है ना। रामजी सकपाल इनके पिता हो गए, सूबेदार मेजर थे। महार जाति में इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को। 14वीं संतान ये थे, ठीक है ना। माता जो है भीमाबाई, बहुत कम समय में इनका निधन हो जाता है। फिर चाची मीराबाई जो है इनका लालन पालन करती है। ये भीमा यानी भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम से बाद में ये प्रचलित होते हैं। 4 साल के बाद पिता के साथ वो कहाँ आ जाते हैं, सतारा, और सरकारी स्कूल में भर्ती हो जाते हैं। 1905 में रामाबाई नामक कन्या से इनकी शादी होती है। शादी के बाद जो अपने पिता के साथ क्या होते हैं, मुंबई चले जाते हैं। वहां एल्फिंस्टन स्कूल में भर्ती, वहां छुआछूत की कोई प्रथा नहीं रहती है। महाराज से छात्रवृत्ति पाकर जो है सफल होने के बाद जो है ना उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया यानी अमेरिका चले जाते हैं। अपनी महार जाति के वे पहले विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला। कोलंबिया में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। 1916 याद रखिएगा, कोलंबिया से वो लंदन चले जाते हैं। वहां 1 साल रहकर फिर मुंबई आते हैं। महाराज गायकवाड़ ने उनको क्या करते हैं कि सेना में लाकर सचिव के पद पर बड़ौदा जो है नौकरी दे देते हैं, लेकिन वहां उनसे घृणा होने लगती है और अधीनस्थ कर्मचारी घृणा करते, तो वहां छोड़ के फिर मुंबई आ गए। मुंबई के कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर की नौकरी मिल गई, वहां भी उनको संघर्ष कम नहीं करना पड़ा। फिर 1920 में छुआछूत बुराई से लड़ने के लिए मूक नायक, इसको याद रखिएगा, साप्ताहिक अखबार था, इसको निकालते हैं। पढ़ने के लिए फिर लंदन चले जाते हैं। इसके बाद 3 वर्ष वहां रह के जो है अर्थशास्त्र में डीएससी की उपाधि प्राप्त करते हैं। 1923 में फिर मुंबई आ गए। ये याद रखिएगा 24 में थी, 1 साल बाद जो है मित्रों की सहायता से बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना, इसको भी याद रखेंगे आप। 1927 में बहिष्कृत भारत एक जो है समाचार पत्र जो है मुंबई से निकलता है और मुंबई विधानसभा के सदस्य भी बनाए जाते हैं। अम्बेडकर समाज में दलित का आर्थिक हालत सुधारने के लिए संकल्प लेते हैं और शूद्र कौन थे, ठीक है ना, नामक पुस्तक लिखते हैं। बहुत लोकप्रिय होती है किताब। वायसराय जो प्रभावित होते हैं और सचिव मंडल का ये वायसराय इनको सदस्य बना देते हैं। चलिए, जब भारत को आजादी मिलती है तो संविधान सभा के सदस्य बनना, प्रारूप समिति की अध्यक्षता और उसको तैयार करना, ये सारे काम, दलित को समानता का अधिकार दिलाना, 15 अगस्त 47 की स्वतंत्रता, और उसमें जो है क्या होता है कि ये पहले कानून मंत्री बनते हैं। 51 में उन्होंने इस पद से त्याग पत्र भी दे दिया था। 55 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी कर डाली। 1 वर्ष बाद नागपुर में उन्होंने स्वयं भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो जाता है। इसमें बस फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। आइए 15वां, ये बच्चन की कविता है, भूल गया क्यों इंसान। ये गोधुली भाग 1 में भी इसको आप पढ़ेंगे। देखिए, बच्चन का जन्म जो है इलाहाबाद, ये तो सबको पता है, 27 नवंबर 1907 में हुआ था। ये माता पिता द्वारा दिया गया नाम था बच्चन, जिसे उपनाम बना लिया इन्होंने। कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे, ठीक है ना। बाद में विदेश सेवा में चले गए। उस दौरान उन्होंने कई देशों का भ्रमण भी किया। ओजस्वी वाणी में ये काव्य पाठ के लिए विख्यात थे। बच्चन जी की कविताएं सहज और संवेदनशील आपको मिलेगी। यहाँ जो है रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर आपको मिलेंगे।
इन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी लिखी हैं। राजनीतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता, कुरीतियों पर इन्होंने बड़ा तीखा प्रहार किया है। कविता के अलावा जो है ना, अपनी आत्मकथा तो इनकी प्रसिद्ध है ही, ठीक है ना, हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति है। 2003 में मुंबई में इनका निधन हो गया था। प्रमुख काव्य कृतियां याद: मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगी, सभी कविता संग्रह। आत्मकथा 4 कौन कौन: क्या भूलूं क्या याद करूं, नींद का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 भाग की आत्मकथा हो गई। बच्चन जी को साहित्य अकादमी मिला था 1968 में। 2 चट्टाने इनका काव्य था, उसमें इनको साहित्य अकादमी मिला था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान इंपॉर्टेंट है। 1991 में पहला सरस्वती सम्मान था 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है ना, इसके लिए मिला था। अनेकता में एकता का संदेश आपको मिलेगा इस पूरी कविता में। देखिए एक बार पढ़ लीजिए इसको, जरूरी है कि भूल गया है क्यों इंसान, सबकी मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहां नहीं है कोई आया ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। यह कविता हो गई। आइए अब इसके बाद पाठ 16 स्वार्थी दानव। ये कहानी जो है ऑस्कर वाइल्ड की है। मुख्य बिंदु पे आप देख लीजिए कि इसका अनुवाद जो है ना प्रोफेसर राम जी राय करते हैं, इसको याद रखिएगा। राम जी राय थोड़ा छोटा आ गया है, ठीक है ना, प्रोफेसर राम जी राय, इसको याद रखिएगा। इन्होंने इस कहानी का अनुवाद किया है। यह जो है दानव के हृदय परिवर्तन की कहानी है कुल मिलाकर। देखिए है क्या, एक पेड़ है, ठीक है ना, एक पेड़ है, उसमें वो वहां बच्चे आते हैं खेलते हैं, दानों का ही उस पे वास रहता है। बड़े दिनों के बाद जो है वो जब आता है देखता है बच्चों को खेलते कूदते, तो क्या करता है, चारों ओर से दीवार खड़ा कर देता है, लिखवा देता है कि अनधिकार प्रवेश दंडनीय है। अब बच्चे बेचारे क्या करें, बच्चे जो है दूर दीवार के बाहर खेलने लगते हैं और वीरान जैसा हो जाता है। इसी बीच लड़के जो है ना दीवार में छेद करके अंदर घुस जाते हैं और पेड़ों की डालियों पर बैठ जाते हैं। जब वहां बच्चे जाते हैं तो फिर वो बसंत की तरह जो है पेड़ खुश हो जाता है। बच्चों को आते ही बाग में जो फूल खिल गए जाते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती है। चिड़ियों के गीत सुनकर दानव अपने बिछावन से उठकर बाग की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन बच्चे इसमें जो है रोकता है तो बच्चे परेशान होते, एक बच्चा बेचारा रोता रहता है, तो बच्चे को रोते देखना दानव का दिल पसीज जाता है। बाद में दीवार तोड़कर बच्चों के पक्ष में हो जाता है। यही जो है दानव की कहानी है। अगला जो है फसलों के त्योहार निबंध संकलित है। अब इसमें हम लोग केवल मूल बिंदु पे संकलित है, क्योंकि इसमें जो है ना जो त्योहार मनाए जाते हैं देश में उस पर वर्णन है, जैसे उसका तरीका क्या है, फसलों के गीत हो गया, वेशभूषा आदि का वर्णन है। तो इसमें खिचड़ी, मकर संक्रांति का त्योहार में जैसे एक दादी है, दादी जो है नहीं छूने के लिए देते हैं, वो छूने के लिए देते, तिल गुड़ वो सब जो यूपी बिहार एमपी में मनाते हैं। इसके अलावा इसको याद रखिएगा कि जैसा में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल की बात आई है, हो सकता पूछ दे, गुजरात में पतंग। देखिए इसमें जो मेन है सरहुल जो है संथाल जो है फरवरी मार्च में, इसको भी याद रखेंगे, इसमें आया है पाठ में। ओराव जो है मार्च अप्रैल में। ये प्रकृति की पूजा करते हैं और साल वृक्ष की पूजा होती है सरहुल में। उत्तराखंड में मकर संक्रांति को घुघुतिया बोला जाता है। कुमायूं में ये कविता दिया गया है कि कौआ आओ घुघुत आओ ले कौआ बड़ो, मके दे जा सोने का घड़ो, घड़ो आओ की मात्रा, ये खाली पूरी मके दे जा सोने की चूड़ी, ये कुमायूं में है। ये कविता याद रखिएगा। चलिए 18वां पाठ भी बहुत आसान है। यह शेर शाह के मकबरे के बारे में यात्रा वृतांत है। एक गुरुजी हैं और बच्चों को लेकर जाते हैं वह मकबरा और आसपास जो है दिखाने के लिए। तो इस तरीके से यह पाठ जो है इस कारण महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें केवल तथ्य है, इसमें आपको तथ्य की बात याद रखनी है। या अक्टूबर के महीने की बात है इसमें, ठीक है ना।
और ये सर का नाम पूर्णनाथ सर है। ठीक, उसके बाद बच्चे जाते हैं शेर शाह के जन्म के बारे में बच्चे पूछते हैं, 1472 बात बताते हैं। सासाराम में उसका बचपन बीतता है। बचपन का नाम उसका फरीद खान था। हसन खां जो इनके पिता थे 1540 में हुमायूं को पराजित करके सूरी वंश की वो स्थापना करता है और 68 साल की उम्र में जो है 5 साल शासन करके बहुत सारे कल्याणकारी कार्य करते हैं, जैसे कुएं खुदवाना, पेड़ पौधे लगाना, जीटी रोड का निर्माण कोलकाता से पेशावर तक। फिर मकबरा के बारे में बताते हैं कि इसका निर्माण 1545 में एक विस्फोट से जब शेर शाह की मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने करवाया था। चलिए 19वां पार्ट ये महत्वपूर्ण है बसंती, क्योंकि 2 बार जो है गोधुली में भी है और केदारनाथ अग्रवाल पे जो हम लोग अग्रवाल है ये, ठीक है ना। ये देखिए इनका जन्म जो है ना बांदा जिले के कमासिन गांव में 1911 में हुआ था। शिक्षा इलाहाबाद और आगरा भी तो हुई थी। वकील थे शुरू में, जीवन भर सर बांदा में वकालत करते रहे। प्रगतिवाद आंदोलन में ये आते हैं। 2000 में इनका निधन। इनके कुछ संग्रह आपको याद रखने, जैसे युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते, इसको तो याद रखिएगा ही। आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। गद्य भी इन्होंने लिखा है। आइए पहले इन पे बात ही कर लेते हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी जो है अपूर्वा पे मिला था, याद रखिएगा 1986 में। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के संग साथ साथ अपनी पहचान बनाते हैं। यह नहीं कि हम पेड़ नहीं पृथ्वी के वंशज हैं, फूल लिए फल लिए मानव के अग्रज हैं। इनका कथन प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल के प्रकृति चेतना, छायावादी प्रकृति चेतना और सौंदर्य बोध से अलग है पूरी तरह से। प्रगतिवादी कवि हैं, सौंदर्य को समस्त प्रकृति में व्याप्त मानते हैं, जीवन के सभी पक्षों में सौंदर्य का अनुभव करते हैं और खेत खलिहान प्रकृति की नैसर्गिक सुषमा में, नदी वन पर्वत में इनको सौंदर्य दिखलाई पड़ता है। छायावादी विभाग कल्पना लोक में सौंदर्य का संधान नहीं करते, अपितु ये आस पास के जीवन में इस सौंदर्य को देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जो वर्णन होता है नागार्जुन के साथ होता है। बाबा नागार्जुन के प्रकृति को भी इसी नजरिए से लोग देखते हैं। चलिए राजनीतिक कविताओं का संबंध जो है जनसाधारण से है। वे शोषण का विरोध करने वाले ऐसे कवि जिन्होंने पूंजीपतियों की हृदयहीनता एवं क्रूरता की खुलकर निंदा की। शोषक वर्ग को जनता का मांस नोचे वाला गिद्ध कहते थे। देश की दशा का चित्रण करते हुए करोड़ों बेरोजगारों की बात करते हैं। भूखे नंगे लोगों का चित्रण करते हैं। गीत भी लिखे हैं उन्होंने, मुक्त छंद की कविताएं भी उनके पास है। बिंब और उपमाओं का संधान मिलेगा, हर जगह नवीनता, ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंब आपको यहाँ मिलेंगे। और कविता की भाषा जो लोक भाषा, ठीक है ना, जिसके कारण पाठक में गहरा आघात। अब ये बसंती हवा जो है इसको पूरी कविता पढ़िएगा और एक एक लाइन हम जो नोट कराएंगे नोट करते जाइएगा। हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, सुन बात मेरी अनोखी हवा हूं, बड़ी बावली हूं बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी निडर हूं, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं। मुसाफिर अजब है न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं। जहाज से चली मैं जहां को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झुलती चली मैं, झुमती चली मैं, हवा हूं हवा बसंती हवा हूं। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम पर, इसको याद रखिएगा ये वाला। उसे भी झकोरा किया कान से को, उतर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहां गेहुओं में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया पिलाया,
गिरी पर न कलसी इसी हार कोपा दिल, हिलाई न सरसों झुकाई न सरसों, हवा हूँ हवा बसंती आओ। मुझे देखते ही, देखिए अलसी की बात करते हैं, ठीक है ना, फिर अरहर की बात करते हैं, ये सब याद रखिएगा शब्द की, किसकी चर्चा नहीं करते हैं, हो सकता दे दे। उसे भी न छोड़ा पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला, हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं, हंसे हलहलाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा है हंसी सृष्टि सारी, हवा हूं। इस कविता को रोक कर एक बार पढ़ लीजिएगा, अब अंती है। अब इसके बाद एक पहेलिया है और एक पढ़ने के लिए कविता है। पहेलियों के बारे में एक बार देख लीजिए कि किसको किसको क्या कहते दिया गया है उसमें। आग लगे मेरे ही बल से हर इंसान के आती काम, दिन में पौधे मुझे बनाते अब बतलाओ मेरा। ऑक्सीजन के बारे में है। एक फूल काले रंग का सबके सिर सहाय, तेज धूप में खिला रहे छाया देख मुरझाई। किताब में छतरी। एक सिंह की ऐसी गाय जितना दो उतना ही खाए, खाते खाते गाना गाए पेट नहीं उसका भर पाए, चकिया जाता। इसके बाद जो एक पहेली मैं कहूं तू सुन ले मेरे पूत, बिन परों व उड़ गई बांध गले में सूत। ये पतंग है। नदी हूं पर पानी नहीं, सड़क हूं पर गाड़ी नहीं, भूमि हूं पर फसल नहीं, बस्ती गांव हूं पर घर नहीं। ये मानचित्र हो गया। ऐसा लिखिए शब्द बनाए, फूले फल मिठाई बन जाए। गुलाब जामुन। ऊंट की बैठक हिरण की चाल, वह कौन सा जानवर मेढक जिसके दुम न बाल। एक पैर पर कविता पेड़ है पर, ठीक है ना, ये पेड़ पर कविता है। 22वां अंतिम पाठ है, पढ़ने के लिए है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की, ये केवल पढ़ने के लिए। तो आप याद रखिए कि ये पेड़ पर एक पैर पर कविता, पेड़ पर लिखी गई कविता इनकी कविता है। इस तरीके से आज जो है किसले भाग 1 की पूरी किताब एक वीडियो में आपको मिल गया। लाइक और सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, अपनी बात जरूर